गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कह कैसा हिस्सा 2 जो 12वीं क्लास में है। हम लोग इसके फहरसत को जानेंगे। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि राइटर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका पहला चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। इसको लिखने वाले हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ये एक खाका है। अब आप लोग कहेंगे कि खाका किसे कहते हैं, तो किसी के बारे में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, यह उर्दू का पहला खाका भी है। फिर दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। ये एक मजमून है। फिर है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। इसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। ये भी एक मजमून है। फिर चौथा चैप्टर है इंसाइया क्या है। इसको लिखने वाले हैं वजीर आगा। ये भी एक मजमून है। फिर है इंसाइया। अब हम लोग जानेंगे कि इंसाइया किसे कहते हैं। इंसाइया यानी पर्सनल एसे। जिस तहरीर का अंदाज जाती हो उसे क्या कहते हैं? इंसाइया कहते हैं। इंसाइया में आता है हिजरत। हिजरत को लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। ये क्या है? एक इंसाइया है। फिर है बाग व बहार। इसके राइटर हैं मीर अमन दहलवी। ये एक दास्तान है। उसके बाद है अफसाना। अफसाना में आता है टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह को लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू। ये एक अफसाना है। उसके बाद है प्रोमिस। प्रोमिस यानी जैसे हम लोग किसी से प्रोमिस करते हैं, यही है प्रोमिस। प्रोमिस को लिखने वाले हैं जिलानी बानो। ये भी एक अफसाना है। उसके बाद है भूले बिसरे गीत। इसको लिखने वाले हैं सफी जावेद। ये भी एक अफसाना है। फिर है इब्राहिम सुक्का। इसको लिखने वाले हैं सलाम बिन रज्जाक। ये भी एक अफसाना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अफसाने में क्या क्या आ गया? टूबा टेक सिंह, प्रोमिस, भूले बिसरे गीत, इब्राहिम सुक्का। ये सारे क्या हैं? अफसाना हैं। उसके बाद है गुबारे खातिर के 3 खुतूत। क्या है? गुबारे खातिर से 3 खुतूत। इसको लिखने वाले हैं अबुल कलाम आजाद। गुबारे खातिर में 24 खतूत के मजमुए हैं। कितने खतूत के? 24 खतूत के मजमुए हैं जो अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त के लिए लिखे थे। खत की जमा क्या है? खतूत। तो 24 खतूत का इसमें मजमुआ है। उसके बाद है हिस्सा शायरी। शायरी में आते हैं गुफ्तगू और मेरा सफर। इसके वो लिखने वाले हैं अली सरदार जाफरी। ये एक नज्म है। उसके बाद 13वां चैप्टर है इसमें खेती। इसको लिखने वाले हैं अमी का हनफी। ये भी एक नज्म है। फिर है बरके कलेसा। ये क्या है? जरीफाना नज्म है। अब आप लोग कहेंगे कि जरीफाना नज्म किसे कहते हैं? जिस मजमून में लिखने वाला जरीफाना रुख अख्तियार करे उसे क्या कहते हैं? जरीफाना नज्म कहते हैं। तो बरके कलेसा को लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी। ये भी एक नज्म है। फिर है मुत्सायर। ये भी जरीफाना नज्म है। इसको लिखने वाले हैं जफर कमाली। ये भी एक नज्म है। तो यानी जरीफाना नज्म में क्या क्या आ गया? बरके कलेसा और मुत्सायर, ये दोनों जरीफाना नज्म है। उसके बाद है हम नहीं जानते। इसको लिखने वाले हैं यूजीनो मोन्टाले। इसको कौन लिखने वाले हैं? यूजीनो मोन्टाले। इसका उर्दू तर्जुमा जो है हम नहीं जानते हैं का उर्दू तर्जुमा जाहिदा जैदी ने किया है। किसने किया है? जाहिदा जैदी ने किया है इसका उर्दू तर्जुमा। उसके बाद है गजल। अब हम लोग गजल के बारे में जानते हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। ये असदुल्ला खान गालिब का गजल है। फिर दूसरा है सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई। ये भी असदुल्ला खान गालिब का गजल है। फिर है
ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا. یہ کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا غزل ہے. پھر ہے مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا. یہ بھی کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا غزل ہے. اس کے بعد ہے اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا. یہ کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا غزل ہے. اس کے بعد ہے ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا. یہ کیا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا غزل ہے. پھر ہے قطع تاریخ. اب آپ لوگ کہیں گے کہ قطع تاریخ کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے کی یاد میں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے یا جب ان کی وفات ہوئی، اس کے لیے قطع لکھتے ہیں، اسے قطع تاریخ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ قطع تاریخ بولتے ہیں. پہلا ہے قطع تاریخ ہے غم ارشد. یہ اس کو لکھنے والے ہیں عطا کا کبیر. یہ کیا ہے؟ قطع تاریخ ہے. پھر ہے دو تاریخیں. یہ اس کو لکھنے والے ہیں واحد نظیر. یہ بھی کیا ہے؟ ایک قطع تاریخ ہے. اس کے بعد ہے مرثیہ. اس کا مرثیہ ہے یا رب چمن نظر کو گلزارے ارم کر. اس کو لکھنے والے ہیں میر انیس. یہ کیا ہے؟ ایک مرثیہ ہے. مزید مطالعے کے لیے میں یونیورسٹی میں لکھنے والے ہیں اس کو احسان دانش. یہ ایک خود نوشت ہے. اس کے بعد ہے فسانہ عجائب. اس کو لکھنے والے ہیں رجب علی بیگ سرور. یہ ایک داستان ہے. اس کے بعد ہے افسانہ کوارنٹین. اس کو لکھنے والے ہیں راجندر سنگھ بیدی. یہ بھی ایک افسانہ ہے. اس کے بعد ہے خطبہ کامل انقلاب. اس کو لکھنے والے ہیں جے پرکاش نارائن. یہ ایک خطبہ ہے. اس کے بعد ہے شکست زندہ کا خواب. اس کو لکھنے والے ہیں جوش ملی آبادی. یہ ایک نظم ہے. اور ایک نظم ہے جس کا نام ہے آوارہ. اس کو لکھنے والے ہیں سرار الحق مزاج. پھر غزل ہے اگر باہر اپس گھر سو موہن یک قدم نکلے. یہ ولی دکنی کا غزل ہے. اس کے بعد ہے کوچہ یار این کاسی ہے. یہ بھی ولی دکنی کا کیا ہے؟ غزل ہے. کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا. یہ کس کا ہے؟ راسخ عظیم آبادی کا غزل ہے. اس کے بعد ہے ہوئے ہیں پیر ہم اب دیدنی رونا ہمارا ہے. یہ کیا ہے؟ راسخ عظیم آبادی کا غزل ہے. یعنی راسخ عظیم آبادی کا کیا ہے؟ دو غزل ہے اس میں. پھر ہے قصیدہ. قصیدہ ہے تضحیک روزگار. ان کو لکھنے والے ہیں مرزا رفیع سودا. یہ ایک کیا ہے؟ قصیدہ ہے. گیت میں ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا. یہ ساحر لدھیانوی کا گیت ہے. اس کے بعد ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا. یہ بھی ساحر لدھیانوی کا گیت ہے. نذیر احمد کی کہانی. نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. اس کو لکھنے والے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ. یہ ایک خاکہ ہے. یعنی کیا ہے؟ یہ ایک خاکہ ہے. اور خاکہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں ہم لکھتے ہیں وہی کیا کہلاتا ہے؟ خاکہ کہلاتا ہے. خاکہ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کسی خاکہ نگاری کہلاتی ہے. ان کا اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ تھا اور والد کا نام یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حسمت اللہ بیگ تھا اور ان کے دادا کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ. مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی میں دہلی میں ہوئی. یعنی انڈین نیشنل کانگریس کی استھاپنا ہوئی تھی اس ٹائم یہ کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے. کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ. اور ان کی وفات 27 اپریل 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی تھی. ہمارا ہندوستان کب آزاد ہوا تھا؟
15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इनकी वफात हुई थी 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में हुई थी। वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां था और फूफी का नाम हुस्न जहां बेगम था। फूफी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी फूफी ने ही इनकी परवरिश की थी। परवरिश ला औलाद और बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने की थी। किसकी परवरिश की थी? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की परवरिश की थी। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जो शादी हुई थी उनकी बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी है और यह खाका पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1947 ईस्वी में तबा हुआ, यानी शाये हुआ। कब शाये हुआ था? 1927 ईस्वी में ये खाका शाये हुआ था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मुजामिन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुआ। ये क्या है? मुजामिन फरहत 7 जिल्दों में मुश्तमिल था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की दीगर तसानीफ मुंदरजा झेल हैं। इंसा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी काबिले जिक्र हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? तो वो क्या थे? उस्ताद थे। इनको तालीम किसने दी थी? डिप्टी नज़ीर अहमद ने दी थी। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी भी पढ़ते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे या साथ में कौन थे? तो मियाँ दानी थे। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने जाते थे। फरहतुल्लाह बेग सिर्फ़ो नहू में कमज़ोर होने की वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ दौरान तदरीस सैर ख्वानी के दौरान अक्सर एराब में गलतियाँ करते थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बेग किस चीज़ में पढ़ने के दौरान गलती करते थे? तो एराब में गलती करते थे, यानी जबर जेर पेश को समझने में, पढ़ने में गलती करते थे। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो इसका जवाब होगा फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। सवाल नंबर 2 है, किस अरबी शायर से ताल्लुक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई? तो इसका जवाब है फरहतुल्लाह बेग और मियाँ रजा नज़ीर अहमद के यहाँ अरबी जुबान के मशहूर शायर मुतनबी के दीवाने मुतनबी को पढ़ रहे थे। अशआर में एराब न होने की वजह से मियाँ रजा ने एराब गलत पढ़ दिया, जिस पर नज़ीर अहमद चिराग पा हो गए यानी गुस्सा हो गए और मियाँ रजा को दर्स से निकाल दिया। सवाल नंबर 3 है, फरहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो इसका जवाब है फरहतुल्लाह बेग सर्फ नहू में कमजोर थे, इसी वजह से दौराने असबाक नज़ीर अहमद के यहाँ एराब की बहुत गलतियां करते थे। वो क्या करते थे? एराब में गलतियां करते थे। सवाल नंबर 4 है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? इसका जवाब होगा मियाँ दानी शेर ख्वानी में एराब की तो गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वालों को लगता था कि मियाँ दानी शेर के बजाय नसर पढ़ रहे हैं। तो वो जो शेर पढ़ते थे तो वो लगता था कि नसर पढ़ रहे हैं। कौन? मियाँ दानी। सवाल नंबर 5 है, मौलवी साहब के
शेर पढ़ाने का क्या तरीका था? इसका जवाब है मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही इबारत पढ़वाते थे और अगर बच्चों ने सही पढ़ दिया तो ठीक है, वरना गलत इबारत को खुद से पढ़कर बतलाते थे। अब हम मुंदरजा झेल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब दें। जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह कॉल किसका है? तो इसका जवाब होगा यह कॉल मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का है। सवाल नंबर दूसरे में है, इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई? तो इसका जवाब होगा इस कॉल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह बेग जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा वक्ती है और फरहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के चहीते शागिर्द थे। वह मुंदरजा झेल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब कलम जुब कीजिए। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हुए। अच्छा भई मैं हारा, खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़ कर मेरा पिंड छोड़ दे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 1 है, यह कॉल किसका है? तो इसका जवाब होगा यह कॉल डिप्टी नजीर अहमद का है। सवाल नंबर 2 है, यह बात किससे कही गई? तो जवाब होगा इसका कि यह बात मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से कही गई। सवाल नंबर 3 है, इस कॉल में किस छुटकारा पाने की बात कही गई है, यानी किससे छुटकारा पाने की बात कही गई है? तो इसका जवाब होगा इस कॉल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही गई है। सवाल नंबर 4 है कि इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? तो इसका जवाब होगा इस कॉल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ मारूजी सवालात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इसमें पहला सवाल है, उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है? पहला है नाम दिवाली या कुंदन या शीश महल या नजीर अहमद की कहानी। तो उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा होगा? इसका आंसर होगा नजीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 2 है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी है या मौलवी अब्दुल हक है या मंटू है या फरहतुल्लाह बेग है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग है। सवाल नंबर 3 है, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या चचा थे? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या थे? ये उस्ताद थे। नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? उस्ताद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से है या अफसाना से है या खाका से है या नज्म से है? तो इसका जवाब हो जाएगा नजीर अहमद का ताल्लुक किससे है? नाविल से है। न से नजीर अहमद और नून से क्या होता है? नाविल। इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो उर्दू का पहला नावल मेरतुल उरूस है। क्या है? उर्दू का पहला नावल है मेरतुल उरूस, जिसको डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। कब? 1869 ईस्वी में। कब लिखा था? 1869 ईस्वी में लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रिजा थे या मियाँ दानी थे या मिस्टर मुबीन थे या मियाँ शानी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे साथ में? मियाँ दानी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1875 ईस्वी में हुई या 1888 ईस्वी में हुई या 1885 ईस्वी में हुई या 1947 ईस्वी में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा
1985 ईस्वी में क्या हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी और 1947 ईस्वी में इसकी वफात हुई थी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वो पैदा हुए थे और 1947 में क्या हुआ था, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो उनकी वफात हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? अब्दुल्लाह बेग था या नजीर अहमद था या हसमतुल्लाह बेग था या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मोहतरम का नाम हसमतुल्लाह बेग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले पर छुरी फिरना मुहावरे का मतलब है परेशान करना, जुल्म करना, जम कर बैठना या नाराज होना? तो इसका आंसर हो जाएगा गले पर छुरी फिरना का मुहावरे का मतलब होगा जुल्म करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? 1905 में हुई या 1906 में हुई या 1947 में हुई या 1958 में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा कब हुई थी इनकी वफात? 1947 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? उनकी फूफी ने की थी या वालिदा ने की थी या वालिद ने की थी या चचा ने की थी? तो इनकी परवरिश किसने की थी? इनकी फूफी ने की थी, यानी अलिफ वाला सही हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।